फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1793 के बारे में। ठीक है, पहले तो हम ये जानेंगे कि चार्टर का मतलब क्या होता है। चार्टर का मतलब होता है दोस्तों अधिकार पत्र। ठीक है, तो फिर हमारे दिमाग में ये एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ओके, उसको ट्रेड करने का, इंडिया में ट्रेड करने का अधिकार किसने दिया था। ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने का राइट प्रोवाइड किया था। लेकिन हर 20 साल बाद, एवरी आफ्टर एवरी 20 इयर्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट उस चार्टर को रिन्यू करता था। 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उसने ये डिसाइड किया कि कंपनी के रूल्स को कंटिन्यू रखा जाए, पर वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहे। ठीक है, जब 1793 में पुराना चार्टर एक्सपायर होने वाला था तो पार्लियामेंट ने एक न्यू लॉ पास किया जिसे कहा गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ओके, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ था। सॉरी। ओके, इसके बारे में इसके हम कुछ प्रोविजंस जानेंगे। पहला प्रोविजन ये था कि कंपनी के ट्रेड पर मोनोपोली को कंटिन्यू रखना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया था। ओके, मतलब कोई भी ब्रिटिश सिटीजन या प्राइवेट ट्रेडर ईस्ट इंडिया कंपनी के बिना इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता था। ओके, इस मोनोपोली को और 20 साल तक, यानी कि 1793 में ये आया था चार्टर एक्ट, 20 साल तक इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि 1813 तक कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, दूसरी प्रोविजन ये थी कि गवर्नर जनरल और काउंसिल के पावर्स जो थे, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, उनको सुप्रीम अथॉरिटी बनाया गया, यानी कि पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए। ठीक है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी थे। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को गवर्नर जनरल के ऑर्डर फॉलो करने पड़े, उनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। ठीक है, इनकी ऑटोनॉमी खत्म कब से होनी शुरू हुई थी, तो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इस दोनों के गवर्नर को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, और यहाँ पे इनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। गवर्नर जनरल के डिसीजन को लॉ ऑफ लैंड माना गया जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और पार्लियामेंट उन्हें चेंज न करे, यानी कि हमारा वचन ही शासन है, महिष्मति वाली बात आ गई यहाँ पे। ओके, तीसरी जो प्रोविजन थी वो थी कंपनी के एक्सपेंसेस और सैलरीज। गवर्नर जनरल, गवर्नर्स और काउंसिल के मेंबर की जो सैलरीज थी वो कंपनी के इंडियन रेवेन्यू से पे की जाती थी। ठीक है, मतलब उनका खर्चा इंडिया के पैसों से चलता था, ब्रिटिश ट्रेजरी से नहीं। ये कंट्रोवर्शियल क्लॉज था क्योंकि इंडिया के पैसों का यूज ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए हो रहा था। चौथी जो प्रोविजन थी वो थी पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अकॉर्डिंग, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, उन दोनों के रोल्स को कंटिन्यू किया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कंपनी के अफेयर्स, स्पेशली सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू पॉलिसीज पर अल्टीमेट कंट्रोल दिया गया, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डेली बिजनेस हैंडल करते थे, पर उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्शंस को फॉलो करने पड़ते थे। ओके, उसके बाद जो है पांचवी प्रोविजन थी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड कंपनी का रूल। जो भी ब्रिटिश सिटीजन इंडिया में रहते थे, चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉय हो या नहीं, उन्हें कंपनी का लीगल और मिलिट्री रूल फॉलो करने पड़ते थे। इसका मतलब कोई ब्रिटिश सिटीजन कंपनी के कंट्रोल से बाहर नहीं था। ओके, देन आते हैं हम जुडिशियल पावर्स पे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को लॉ मेकिंग अथॉरिटी दी गई। ठीक है, ये कंफर्म की गई कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी रहेंगे। ओके, यानी कि उन्हें लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड किया गया। उन्होंने रेगुलेशंस के फॉर्म में लॉज बनाए जो बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू होते थे। ये पावर्स पहले जो था
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिए गए थे और 1793 के एक्ट ने उन्हें लीगली कंफर्म कर दिया। ओके, इससे क्या प्रभाव पड़ा, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ठीक है, इन इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, पहला था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बंगाल में गवर्नर जनरल के पास पूरे इंडिया के अफेयर्स का कंट्रोल आ गया। ओके, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बन गया। दूसरी चीज थी कि कंपनी का ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंडेंसी बढ़ गई। फिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ डुअल कंट्रोल, यानी कि कंपनी प्लस पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, 1793 में ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तीसरी थी इंडियन रेवेन्यूज का मिसयूज। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो सैलरी थी और ब्रिटिश वॉर्स का खर्चा, वो सारे जो थे इंडिया के रेवेन्यू से पे होने लगे थे। ठीक है, और ये एक्ट जो था 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट ने 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट के लिए एक बेस बनाया था। ओके, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फॉलो कीजिए और थैंक यू, बाय।